अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, इस परान इस टॉपिक पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें ऑलवेज जो भी वोवन क्लोथ्स जो भी था वूल या फ्लैक्स से टू मेक लिनन, दे ऑलवेज हैड ए वोवन क्लोथ्स। क्योंकि ब्रिटिश जो है ये हमेशा से वोवन क्लोथ्स को ही इस्तेमाल करता था। तो जो फ्रॉम द वूल एंड द फ्लैक्स उनको मिला के ना ये लिनन बनता था। ठीक है, तो 17th सेंचुरी से ये हुआ कि 17th सेंचुरी से ये हुआ जो भी कंट्री है, कंट्री ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कंट्री हैड इंपोर्टेड द रॉ कॉटन, कंट्री ने इंपोर्ट शुरू कर दिया। कंट्री लोग इंपोर्ट करने के रॉ कॉटन लगे इंडिया पे आने। ठीक है, तो ये इंडिया से इंपोर्ट करने लगे, इंडिया से लाने लगे एट ग्रेट कॉस्ट। तो जिसको वहाँ पे स्पाइनिंग होती थी, स्पन होता था ये कॉटन, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो इसको स्पाइनिंग होती थी एंड वो इनटू द क्लॉथ्स, और इनको क्लॉथ्स बनते थे कहाँ पे, इंग्लैंड में ही इनके क्लॉथ्स बनते, इसके कपड़े जो भी हैं इंग्लैंड में ही बनते थे। ठीक है, टिल 18th सेंचुरी में जो भी था, जो स्पाइनिंग या क्रिएटिंग थ्रेड्स बनाना या स्पाइनिंग करना जो भी था, जो इसकी जो भी मतलब जो प्रोसेस थी, इट वाज वेरी स्लो प्रोसेस, जो हार्ड वर्किंग थी। तकरीबन जो भी स्पाइनर्स थे, जो स्पाइनिंग क्लॉथ करते, जो भी चरखा चला रहे थे ना, जो भी थ्रेड्स बना रहे थे, तकरीबन 10 आदमी लगते थे एक मगर सिंगल वीवर के लिए, जो कपड़े बुनता था, जो कपड़े बनाता था, जो वीविंग करता था कपड़ों की। एक तकरीबन 10 आदमी लगते थे ये स्पाइनिंग करने में या थ्रेड्स बनाने में, तकरीबन 10 आदमी लगते थे कि सिंगल वीवर को चाहिए था 10। क्योंकि ये प्रोसेस बड़ी ही स्लो थी, क्योंकि हाथ से करना पड़ता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पूरा सब कुछ जो था वो हाथ से ही करना पड़ता था। ठीक है, तो किसी भी अगर हम किसी भी फील्ड की बात करेंगे, जब ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चलती गई, जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, तो स्पीड जो है स्पाइनिंग कॉटन की या थ्रेड्स बनाने की या यॉर्न्स जिसको हम कहते हैं, ये बड़ा ही इंक्रीज़ हो गया। तो जो भी वीविंग फैब्रिक्स जो भी है, यॉर्न इनटू द फैब्रिक, जो भी थ्रेड्स इन द फैब्रिक्स, जो भी ये धागे थे, अब उनके कपड़े बनने लगे, ये भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो जो फ्लाइंग शटल्स थे, द फ्लाइंग शटल डिज़ाइनड बाय द जॉन के ने एक आला बनाया जिसका नाम था फ्लाइंग शटल। इट वाज it designed it in 1733 to weave the broader fabrics, जो भी मतलब बहुत सारे फैब्रिक्स को वीव करता था इन लेस टाइम। कॉन्स्टेंटली बहुत सारे जो भी थ्रेड्स हैं इस्तेमाल होते थे, इसमें यॉर्न्स को इस्तेमाल किया जाता था तो फैब्रिक बनाने में। ठीक है, जो स्पाइनिंग जनी वाज अ मशीन। स्पाइनिंग जनी एक और मशीन थी जिसको जेम्स हेगरीव्स ने इन्वेंट की। उसने एक मशीन बनाई जिसका नाम था स्पाइनिंग जनी एक मशीन थी जिसको जेम्स हैगरीव्स ने इन 1765 में एक सिंगल पर्सन, तो एक 1765 में बनाई। तो इसकी हेल्प से एक एक अकेला आदमी बहुत सारे जो भी थ्रेड्स है स्पाइनिंग कर सकता है, बहुत सारे थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली बहुत सारे थ्रेड्स बना सकता है, या थ्रेड्स ऑफ द यॉर्न्स साइमल्टेनियसली ये बना सकता है। उसके बाद वाटर फ्रेम को इन्वेंट किया गया। किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ने एग्ज़ाम में आते हैं, कल एग्ज़ाम में उनकी जो डेट्स आते हैं तो फिर वहाँ पे मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग ये चीज़ें नोट कीजिए, जो मैं आप बोल रहा हूँ ना, इन डेट्स को नोट कीजिए आप। तो वाटर फ्रेम को इन्वेंट किया गया रिचर्ड आर्कराइट ने। कब किया? 1769 में। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो भी थ्रेड्स हैं अब मच स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स बनने लगे। जो भी पहले जो थ्रेड्स थे ये कमज़ोर होते थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, तो ये अब स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स बनने लगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स जो भी थे ये बनने लगे।
और तो जो रादर दैन द फैब्रिक्स जो भी बिफोर जो इट वाज मोर, तो इट मेड इट पॉसिबल। तो इससे क्या हुआ, इस वाटर फ्रेम से ये हुआ कि जो भी ये प्योर कॉटन फैब्रिक्स बनने लगे, प्योर कॉटन के कपड़े अब बनने लगे। जैसे कि जो पहले लिनन या कॉटन यौन से बनते थे कपड़े, तो वो प्योर कॉटन नहीं होते थे। तो एक एक और मशीन का इन्वेंट किया गया सैम्यूल क्रॉम्पटन ने। सैम्यूल क्रॉम्पटन ने 1779 में एक और मशीन जिसका नाम था म्यूल, MULE, म्यूल। म्यूल एक मशीन थी, सैम्यूल क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन ने इसको इन्वेंट किया। दैट मेड स्पाइनिंग यार्न। तो स्पाइनिंग यार्न के लिए स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न्स जो भी हैं अब ये बनने शुरू हो गए। तो पावर लूम्स को इन्वेंट किया, किसने किया, एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट इन 1787 में पावर लूम को इन्वेंट किया गया। ठीक है, तो उसके बाद इससे क्या हुआ, तो जब ये इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, इससे जो भी इजी वर्क हो गई। ठीक है, तो दिस वाज इजी टू वर्क। तो अब आसान काम करना हो गया, काम करना अब आसान हो गया। किसी भी फैक्ट्री में अब पहले हाथों से करना पड़ता था, बहुत ही टाइम लगता था कोई भी कपड़ा बनाने में। अब जब इजी वर्क हो गया, स्टॉप ऑटोमेटिकली एवरी टाइम जो भी थ्रेड ब्रोक होता था, तो जब अगर किसी भी टाइम कोई भी थ्रेड ब्रोक होता है एंड कुड बी यूज्ड टू वीव एनी काइंड ऑफ मटेरियल, तो कोई भी थ्रेड ब्रोक होता था, नया लगाते थे। तो कोई भी मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वीव के लिए। ठीक है, रॉ कॉटन जो भी है इंटायरली इम्पोर्टेड, तो रॉ कॉटन को इंटायरली इम्पोर्ट किया गया, दूसरे मुल्कों से लाया गया। लार्ज पार्ट ऑफ फिनिश्ड क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड। जो भी फिनिश्ड क्लॉथ अब जो भी क्लॉथ अब फिनिश्ड क्लॉथ जो भी तैयार होते हैं ना क्लॉथ, फिनिश्ड क्लॉथ, तो अब इनको एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, बहुत जो भी क्लॉथ्स है उनको एक्सपोर्ट किया गया, उनको बाहर दूसरे मुल्कों में भेजा गया। ठीक है, जो भी प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन जो भी है, जो भी कोलोनाइजेशन ऑफ द वॉर, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट। क्यों ये इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि जो ब्रिटिश है इसका जो कंट्रोल था, इट रिटेन्ड कंट्रोल ओवर द सोर्सेज ऑफ द जो भी रॉ मटेरियल था। फॉर एग्जांपल इंडिया जो थी, एक कॉलोनी थी। इंडिया जो थी ये कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, क्योंकि इसके जो भी रॉ मटेरियल यहाँ निकलता, जो भी कॉटन यहाँ निकलता, इस पे पूरा कंट्रोल ब्रिटिश का था। तो ब्रिटिश की जो कॉलोनलाइजेशन जो प्रोसेस थी, ये मतलब इनकी फ्रांस में थी, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मुल्कों में उनकी कॉलोनीज थी। तो उनका जो भी रॉ मटेरियल था उन पर उनका कंट्रोल रहता था। तो जो भी उसके रिसोर्सेज थे एज वेल एज द मार्केट जो भी था, इस पर उनका बड़ा ही कंट्रोल रहता था। तो इससे जो भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस थी, इससे उनकी इंडस्ट्री जो है ज़्यादा ही डेवलप हो गई। द इंडस्ट्री वॉज हैवली डिपेंडेंट। जो इंडस्ट्री जो थी ये हैवली डिपेंडेंट थी किन पे, ये वर्कर्स पे डिपेंडेंट थी, और ये चिल्ड्रन, ये वुमेन्स पे डिपेंडेंट थी। इन फैक्ट्रीज में, जो भी इंडस्ट्रीज में, एक तो औरतें काम करती थी और बच्चे काम करते थे। ठीक है, चरखा जैसा है, बट यहाँ पे बहुत सारे जो अब देख रहे हैं बीच में जो भी हैं, तो बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ वाटर फ्रेम। देखिए ये वाटर फ्रेम में भी आप स्पाइनिंग देखिए, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग दीज फैब्रिक्स बन रहे हैं। तो ठीक है, तो ये दिस इज़ अ म्यूल, दिस अ फ्लाइंग शटल लूम, दिस अ म्यूल, एंड दिस इज़ अ पावर लूम, ठीक है। तो एंड दिस इज़ अ फ्लाइंग शटल लूम। यहाँ पे लूमिंग होती है, यहाँ पे फ्लाइंग शटल में यहाँ पे वीविंग होती है। ठीक है, तो और देखिए आप यहाँ पे देखिए जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है, जो भी यहाँ पे आप ब्राउन डॉट्स देखेंगे ना, ग्लासगो है, स्कॉटलैंड में ग्लासगो है। ठीक है, ग्लासगो है, यहाँ पे आप इतनी फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पे न्यू कैसल में आप देखिए, यहाँ पे इतनी फैक्ट्री, यॉर्कशायर में आप ये देखिए, लीड्स में देखिए, मॉन्चेस्टर सिटी में देखिए, ठीक, नॉटिंगम में लेस्टर में देखिए। ठीक है, तो ब्रिमिंगम में देखिए आप, लंदन में। तो ये बहुत सारी जो इंग्लैंड है, इट वाज द हब ऑफ द इंडस्ट्रीज, क्योंकि ब्रिटिश जो था इनका पूरा ही कंट्रोल पूरी दुनिया पे था, क्योंकि इनकी कॉलोनीज हर जगह पे थी। तो इस तरह से जो भी है, जो अब मैंने आपको समझाया कि जो भी कॉटन जो भी बना, या स्पाइनिंग जो ही, वीविंग जो ही, पहले पहले जो इसका जो मतलब जो भी प्रोसेस थी बड़ी ही स्लो थी, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी
ये बड़ी ही मतलब थोड़ी फास्ट हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। तो इससे जो बड़ा ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। तो उसके बाद हम देखेंगे कि स्टीम पावर से क्या हुआ। स्टीम पावर से क्या हुआ, कितनी एडवांसमेंट हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इसका क्या असर रहा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट